नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक थोड़ी फिक्र की बात लेकर आपके बीच में हूँ। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य, वहाँ सत्ता पर आने वाली पार्टियाँ जो चुनाव जीत कर वो पहुँची हैं उस जगह पर, उनमें उन्होंने कई तरह के वायदे किए जनता से। कई वायदे पूरे होने लायक नहीं थे, लेकिन जीत गए चुनाव। लोगों ने वायदों पर भरोसा किया। आज उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है उन वायदों को पूरा करने में। अभी 4 दिन पहले की खबर थी कि हिमाचल सरकार के पास, कांग्रेस की सरकार है वहाँ, याद रखिएगा, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। ये खबर थी। बाद में हिमाचल सरकार ने कहीं से कुछ इंतज़ाम किया और 5 तारीख को तनख्वाह दी है अभी, और 10 तारीख को पेंशन देने की बात कही है। दोनों पहली तारीख को हो जानी चाहिए थी। अब शायद हर महीने तारीख बदल रहे हैं कि खींचतान के दे सकें। कुछ ऐसी ही खराब हालत कर्नाटक की भी सुनाई पड़ रही है, जहां पर कांग्रेस की ही सरकार है। उन्होंने चुनावी वायदे, चुनावी तोहफे, फ्रीबीज, जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी घोषित कर दी थी कि उनको दिक्कत आ रही है वहाँ पे। उनका कहना यह है कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, जो भौतिक विकास जो होना चाहिए राज्य का, उसके लिए कोई पैसा उनके पास नहीं बचा है। तीसरी ऐसी सरकार तेलंगाना की, वो भी कांग्रेस की सरकार है। मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो हालत है वो बतला रहा हूँ आपको। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार जो है वो कोई विकास करने की हालत में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चुनावी वायदों को पूरा करने में पूरा पैसा घुस जा रहा है। कुछ ऐसी ही हालत मध्य प्रदेश की बताई जाती है, जहाँ पर कर्जा अंधाधुंध बढ़ गया है। तेलंगाना पे भी कर्जा बढ़ गया है, शायद तमिलनाडु पर भी कर्जा बढ़ गया है। मैं हर राज्य के आंकड़ों से आपके ऊपर बोझ डालना नहीं चाहता, क्योंकि आंकड़ों के बीच में मुद्दे की बात कई बार दब जाती है। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी हालत ख़राब हो गई है, और लोगों का ये कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस जीत कर आती, और जिस तरह से उसने कहा था कि सबसे गरीब परिवारों की एक एक महिला के खाते में पूरे देश में 1 लाख रुपया सालाना डाला जाएगा, अगर ऐसा सचमुच हुआ रहता तो देश चलाने को पैसा नहीं बचता, ऐसा कुछ नेताओं का कहना है। मैं अर्थशास्त्रियों की बात पे अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये फिक्र की बात है। चुनावी घोषणाएं और उसके बाद के 5 साल की अर्थव्यवस्था, इस पे सोचने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक मामले पर सुनवाई कर रहा है। ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के एक चर्चित वकील हैं, बीजेपी से जुड़े हुए भी हैं, वो अश्विनी उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कई बार बड़ा खफा भी होता है। ये अपनी मर्जी से, अपनी सनक से, विम्स, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में कहा है। कोई भी जनहित याचिका दायर करते हैं, फिर कभी भी वापस ले लेते हैं। इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अभी इस एक मामले में खफा हुआ था कि इन्होंने कुछ धर्म के लोगों के बारे में बहस के दौरान, सुनवाई के दौरान कोई आपत्तिजनक बात कर दी थी। वो कुछ वीडियो भी बनाते हैं, आपने देखा होगा। उन वीडियो में भी वो कई तरह की आक्रामक बातें कहते हैं। खैर, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट जाने, उनका वकील जाने। लेकिन उन्होंने एक जनहित याचिका लगाई है कि राजनीतिक दल जिस तरह की मुफ्त की चीज़ों को देने की घोषणा करते हैं चुनावी घोषणा पत्र में, उसके कारण देश की, प्रदेशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। ये उन्होंने किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहा था, एक सामान्य जनहित याचिका थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गंभीरता से लिया, उसको सुनना चालू किया है। केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि इस बारे में बताओ भाई कि कितनी घोषणा करनी चाहिए, बजट का कितना हिस्सा आप घोषित करें। थोड़ा खतरनाक मामला है ये। मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार, कांग्रेस की, भूपेश बघेल की, उन्होंने जितने कर्मचारियों को नियमित करने की बात की थी वो आखिरी तक कर नहीं पाए थे। बजट में पैसा बचा नहीं था शायद।
टीएस सिंहदेव वित्त मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन भूपेश बघेल ने वो विभाग उनको दिया नहीं। और टीएस सिंहदेव इस बात को बार बार कर्मचारी नेताओं के बीच भी कहते थे कि सरकार के पास इसके लिए पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी की सरकार है। यहाँ स्कूलों में शिक्षकों के 33,000 या ऐसे कितने पद खाली पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है जिसमें स्कूलों में काम कर रहे, प्राइमरी स्कूलों में काम कर रहे बीएड के आधार पर चुने गए लोगों को हटाकर जो डीएड वाले हैं उनको नियुक्त करने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हो सकता है उससे कुछ हजार और लोग खाली हो जाएं, उतने लोगों को काम भी मिल जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इतने शिक्षक नियुक्त करने की शायद आज स्थिति नहीं है छत्तीसगढ़ की। अभी मामला पूरा साफ नहीं है। सरकार को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। जितने वायदे रहते हैं सरकार के वो 5 साल के हिसाब से रहते हैं। भूपेश बघेल ने 5 साल में भी राजधानी रायपुर का स्काई वॉक नहीं तोड़ा जो उनका वायदा था, शराबबंदी लागू नहीं की जो कि उनका वायदा था, और भी कुछ चीज़ें रही होंगी ऐसी। तो ज़रूरी नहीं है कि सरकार हर वायदे को पूरा ही कर ले। रमन सिंह की सरकार थी, वो भी धान बोनस वगैरह की कुछ किस्तें नहीं दे पाई थी, ऐसा कुछ था। हर सरकार के सामने ये मजबूरी रहती है कि चुनाव जीतकर सत्ता में आने के लिए जो घोषणाएं पार्टी करती है उस पार्टी को किस हद तक पूरा कर पाती है सरकार। छत्तीसगढ़ में जैसे एक घोषणा मेरे दिल के बहुत करीब है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि 1ली से 8वीं तक के बच्चों को स्कूलों में नाश्ता दिया जाएगा। ये सरकारी स्कूलों के बारे में है। वो शुरू नहीं हो पाया है। तो खैर हो सकता है सरकार अभी शुरू करे, काफ़ी समय है। राज्य के एक ज़िले कोरबा में इसको प्रायोगिक तौर पर एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया गया है। मुझको लगता है ये बहुत बड़ी बात होगी। गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों में सुबह का नाश्ता मिलना नहीं हो पाया। लेकिन जो हुआ है, करीब 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपया महीना ये सरकार दे रही है। विष्णुदेव साय की भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में ये दे रही है पैसा महतारी वंदन योजना का। कांग्रेस को चुनाव के समय इस घोषणा का महत्व समझ में नहीं आया था। आया भी समझ में तो भूपेश बघेल ने जाने क्यों पार्टी के बार बार कहने पर भी इतना लेट किया इस घोषणा को। 1,200 रुपये महीना उन्होंने घोषित किया, 15,000 रुपये साल का, लेकिन इतना देर से घोषित किया कि वो बातें ही मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाई। लोगों का कहना है कि इसी एक घोषणा से भाजपा चुनाव जीत गई थी। मैं इस पे आ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर विचार कर रहा है कि चुनावी घोषणा में जनता को कितना कुछ मुफ्त में, कुछ लोगों को मुफ्त शब्द पर दिक्कत रहती है, आपत्ति रहती है। लोगों का कहना है जनता का पैसा है, जनता का हक है, मुफ्त क्या है इसमें। चलिए उसको मुफ्त नहीं कहें, निःशुल्क कह लें, बिना भुगतान के कह लें। जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो चावल दे रही है 80 करोड़ आबादी को, अगले 5 साल तक देगी, ऐसी घोषणा हुई है। ये ऐसी कई घोषणाएं अलग अलग राज्यों की है, कई घोषणाएं केंद्र की है। छत्तीसगढ़ का ही मैं आपको बतला दूं कि महतारी वंदन योजना के अलावा एक बड़ी सब्सिडी सरकार की जा रही है 3100 रुपये क्विंटल में प्रति एकड़ 21 किलो धान खरीदने में। बड़ी सब्सिडी जा रही है सरकार की किसानों के पास में। किसान संपन्न है, लेकिन राज्य का बजट, राज्य का खजाना कितना संपन्न रह गया है, कितना विपन्न हो गया है, ये अभी मुझको ठीक से नहीं मालूम है। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी शायद इसको बेहतर बता पाएं। लेकिन ऐसी कुछ और चीज़ें भी हुई हैं यहाँ पर। तेंदुपत्ता मजदूरों की मजदूरी बहुत बढ़ाई गई, चुनावी घोषणा पत्र में था। जो घोषणा पत्र में नहीं था उसको भी बाद में लागू किया गया कि लोगों को बिजली जो है वो शुरू की 100-200 यूनिट जो है वो मुफ्त में देना यहाँ पर चल रहा है। ये भाजपा के घोषणा पत्र में शायद नहीं था, लेकिन किया है उसको, तो उसका भी एक बोझ तो रहता है सरकार पर। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में तो केंद्र, राज्य, राजनीतिक दल, चुनाव आयोग ये सब कहेंगे।
मैं एक सामान्य समझबूझ से बात करता हूँ, मैं ना अर्थशास्त्री हूँ, न एक एक राज्य की अलग अलग हालत मुझको मालूम है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सरकार के बजट का कितना हिस्सा कहाँ जाना चाहिए, कितनी छूट लेनी चाहिए राजनीतिक और चुनावी घोषणाओं के लिए। जब इसको सोचता हूँ मैं तो देखता हूँ कि 40% से लेकर 60-70% तक जो है सरकार का अपने खुद के ऊपर खर्च रहता है। तनख्वाह पे रहता है, बिजली पेट्रोल पे रहता है, पेंशन पर रहता है, कर्मचारियों के दूसरे भत्तों पर रहता है, मकानों के रख रखाव पर रहता है। सरकार का स्थापना व्यय कहलाता है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था 2000 में और रामचंद्र सिंहदेव जैसे बहुत ही कड़क मिजाज और भयानक कंजूस वित्त मंत्री थे उस समय के, एक धेला खर्च नहीं बढ़ाने देते थे राज्य का। जब 3 साल बाद कांग्रेस, सत्तारूढ़ कांग्रेस चुनाव हार गई तो बहुत सारे विधायकों और मंत्रियों ने इसकी तोहमत रामचंद्र सिंहदेव पर दी थी कि हमारी सुझाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं या फ्रीबीज की मंजूरी उन्होंने नहीं दी। नतीजा ये निकला कि हम चुनाव हार गए। अब बुढ़ऊ रामचंद्र सिंहदेव बुजुर्ग थे तो उनको छत्तीसगढ़ी जुबान में ले, अब बुढ़ऊ बैठे रही अपन खजाना ला लेके। सरकार ही नहीं रह गई थी, 2003 में हार गई थी। तो राजनीतिक दल जो हैं, जो सत्ता में आना चाहते हैं, वो अंधाधुंध वायदे करते हैं, अंधाधुंध वायदे करते हैं। कुछ पूरा कर पाते हैं, कुछ पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस पे आ रहा था, 50-60-70% तक स्थापना व्यय है सरकार का। सरकार के अपने ढांचे पे खर्च है इतना पैसा, ऊपर का बहुत कम बच जाता है। 25-30, अधिक से अधिक 40% पैसा बचता है, शायद इतना भी नहीं बचता है। काम कहाँ से हो? अगर आप लोगों को घर पहुँचे चावल दे रहे हैं, लोगों के खाते में पैसा दे रहे हैं, लोगों को बिजली मुफ्त में दे रहे हैं, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, सरकारी अस्पताल खोल रहे हैं, अच्छा है, मैं खिलाफ नहीं हूँ उसके। चिकित्सा और शिक्षा, इन दो पे सरकार को अधिकतम सब्सिडी देनी चाहिए। लेकिन कई तरह के, दक्षिण भारत का अगर देखेंगे, तमिलनाडु का, तो कहीं मंगलसूत्र, कहीं पायजेब, कहीं टीवी, कहीं मिक्सी, इस तरह की चीज़ें भी देते हैं चुनाव के समय वोटरों को। सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कई तरह की चीज़ें देते हैं। वहाँ अम्मा इडली सेंटर खुले थे जब जयललिता वहाँ पर थी, उनके बाद भी उनकी पार्टी की सरकार रहने पर चलते रहे वो, जहाँ 5 रुपए में खाना मिल जाता था। कई और राज्यों में भी अलग अलग तरीके से ये चलता है। अब सवाल ये उठता है, सुप्रीम कोर्ट जिस बात पर गौर कर रहा है उस पर आपका क्या सोचना है? ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप और मैं, हम किस आय वर्ग के लोग हैं। अगर हमारे घर का चावल जो है वो राशन का चावल नहीं रहता, हम बाजार से थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा बारीक, थोड़ा लंबा, थोड़ा खुशबूदार चावल लेने के आदी हैं, तो हमारी नज़र में जनता को चावल देना कम पैसों में, रियायत में या बिना पैसों के, ये एक किस्म की बर्बादी है। ये लोगों को आलसी बनाने का काम है, क्योंकि ऐसे कई परिवारों के मर्द जो हैं ऐसे चावल को ले जाकर बाजार में बेचकर उससे दारू भी पी लेते हैं। खैर, उससे सरकार को एक टैक्स भी मिलता है दारू से। तो जो चावल सरकार जनता को रियायत में दे रही है, उस चावल को जनता बेच के दारू पी रही है, दारू पे टैक्स सरकार को मिल रहा है। लेकिन इस बीच में बहुत सारा पैसा गायब हो जाता है। चावल महंगे दाम का रहता है, जनता को मिट्टी के मोल मिलता है या फ्री में मिलता है, और उसमें से कुछ पैसा, कुछ चावल औने पौने दाम में बेचकर दारू में कुछ टैक्स सरकार को मिलता है। तो बहुत फ़ायदे का नहीं है ये सिलसिला। तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि जनता को क्या क्या चीज़ें बिना पैसों के दी जाएं। जैसे 100 या 200 यूनिट की बिजली जो कि लोगों के लिए ज़रूरी है। कहीं कहीं पर वाईफाई भी कोई शहर या कोई प्रदेश देता होगा, मुझको ठीक से नहीं मालूम है। कहीं कहीं पर बच्चों को पोषण आहार मिलता है, स्कूल में नाश्ता मिलता है, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को, 0 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को
पोषण आहार मिलता है, कई तरह की केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं। इलाज की योजनाएं जो सरकार के दिए हुए कार्ड, तरह तरह के कार्ड हैं केंद्र के राज्य के, उनकी वजह से इलाज हो पाता है। चुनावी घोषणा पत्र में ये भी रहता है, चुनावी घोषणा पत्र में मकान के लिए पैसा देना भी रहता है, स्कॉलरशिप का पैसा भी रहता है, पढ़ाई के खर्च पे ब्याज सरकार उठाएगी ऐसा भी रहता है। मैं जिस बात पे आ रहा हूँ वो ये है कि देश में एक ढांचा बनना भी ज़रूरी है, सड़कों का, पटरियों का, नए एयरपोर्ट, नए आईआईटी, नए आईआईएम, नए मेडिकल कॉलेज, नए अस्पताल, ये ढांचा बनना भी ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था केवल जन कल्याण की योजनाओं के बदौलत नहीं चलती। एक सीमा ऐसी आ जाती है, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जन कल्याण के कार्यक्रम जो हैं, जिससे जनता का पेट भरता है, वो थोड़ा सा आराम से रह सकती है, मानवीय अधिकार उसको मिलते हैं, लेकिन ये निभ नहीं पाता है एक सीमा के बाद। तो क्या किया जाए उसमें, कैसे किया जाए? अभी आपको ध्यान होगा पूरे हिंदुस्तान में एक ओल्ड पेंशन स्कीम और एक न्यू पेंशन स्कीम का झगड़ा चल रहा था। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े अर्थशास्त्री जो थे मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछले प्रधानमंत्री भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी की लागू की हुई न्यू पेंशन स्कीम को समर्थन देके आगे बढ़ाया था। उनके साथ योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे उस समय एक दूसरे अर्थशास्त्री मोंतेक सिंह अहलूवालिया, वो बार बार इस बात को कहते थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मतलब है कि 10-20 साल बाद जाके सरकार का दिवाला निकल जाना। लेकिन पिछले 5 वर्ष में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए वहां कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह की ही कांग्रेस ने कई जगह घोषणाएं की कि पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से पैसा भी वापस मांगा था जो यहाँ के पेंशन का जमा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहते हैं, हमको पैसा वापस करो। बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी उसको बनाया था। अब सवाल ये उठता है कि चुनावी घोषणाओं में आप उस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कह रहे हैं, जिसका बोझ बढ़ते बढ़ते शायद अगले ही दशक में 2030 से 2040 के बीच में ही देश का भट्टा बैठा देगा, देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देगा। तो क्या ऐसा किया जाना चाहिए? मोदी सरकार ने अभी एक तीसरी योजना पेंशन की सामने पेश की है कर्मचारियों के, जो पहले की न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच की है। अभी कर्मचारी संघ देख रहे हैं कि इसमें क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, अर्थशास्त्री भी देख रहे हैं कि क्या होगा इससे। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बारे में है। लेकिन जैसा कि हिंदुस्तान का संघीय ढांचा है, जो केंद्र सरकार करती है वो आगे पीछे राज्यों के ऊपर जनता का, कर्मचारियों का दबाव पड़ता है उसको लागू करने का। हो सकता है यहाँ भी वो इन दोनों तीनों पेंशन स्कीम का एक बोझ, अतिरिक्त बोझ आए अलग अलग राज्यों पे। छत्तीसगढ़ ने इतने बड़े बड़े जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, ये छोटी नहीं है। 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने देना, 70 लाख को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना, 700 करोड़ शायद होता है महीने का। बहुत बड़ी रकम है ये। तो इसके बारे में समझने की ज़रूरत है कि ये राज्य कैसे दे पा रहा है, और हिमाचल जैसा राज्य जो है उसने हाथ कैसे खड़े कर दिए हैं। अब हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछली बीजेपी की सरकार ने जितने चुनावी वायदे किए थे, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी, हम उनको दोबारा परख रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि इसमें से कौन कौन सी बंद करने लायक है। ये नौबत आई है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ के पास खनिजों की एक बहुत बड़ी कमाई है। यहाँ पर कोयला अपार भंडार है, यहाँ पर लौह अयस्क जिससे फौलाद बनता है वो बहुत है, सीमेंट का पत्थर यहाँ पर बहुत है। ऐसा यहाँ पर मिनरल जो हैं, खनिज, ये खनिज राज्य है। इसकी वजह से यहाँ पर राज्य के भीतर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, बिजली बनाने की, लोहा बनाने की, सीमेंट बनाने की, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं। ये बड़ी इंडस्ट्री रहती हैं, इसके साथ साथ छोटी इंडस्ट्री और अपने आप खड़ी हो जाती हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा चलने लगता है इन कारखानों की वजह से। इन सब से जो टैक्स मिलता है छत्तीसगढ़ को,
उससे अभी तक यहाँ की आप रेवड़ी कहें, फ्रीबीज कहें, आप जन कल्याणकारी योजना कहें, आप मुफ्त कहें, जो कोई कहना है कह लें, आपके नज़रिए से शब्द तय होंगे, लेकिन वो यहाँ निभ रहा है अभी तक छत्तीसगढ़ में। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक एक करके राज्य एक ऐसे जाल में फंसते चले जा रहे हैं जिसमें उन्होंने जनता से बहुत सारे वायदे किए हैं। ये वायदे ऐसे हैं कि गरीब जनता का उससे निश्चित रूप से फ़ायदा होता है, लेकिन राज्य में जो विकास होना चाहिए, पुल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, स्कूल कॉलेज की इमारत ठीक होनी चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है हर ज़िले में एक एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे खर्च ऐसे हैं जो दीर्घकालीन खर्च हैं, जिसका आज फ़ायदा नहीं है। आज मेडिकल कॉलेज बनने से आज रातों रात यहाँ फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आगे जाके लंबे समय में फ़ायदा होता है। एक पुल बनने से रातों रात उससे टोल टैक्स नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे टोल टैक्स मिलता है, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती है, आवागमन बढ़ता है, माल ढोना बढ़ता है, उसका बड़ा लंबे समय तक फ़ायदा मिलता है। तो ये सोचने की ज़रूरत है राज्यों को कि वो दीर्घकालीन विकास के लिए कितना पैसा रखें, कितना पैसा जो है इस तरह से जनता को जो डायरेक्ट बेनिफिट कहलाता है, खाते में पैसा, घर में राशन, सीधे अनाज, सीधे अधिक मजदूरी, इसमें कितना देना है, अनुपात क्या रहना चाहिए। मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से किसी को भी मिली हुई कोई भी चीज़ न मुफ्त की रहती, न बिना दाम के लेबल के रहती। चाहे आपको 5 किलो चावल ही मिल रहा है मुफ्त में बिना पैसे के, वो दाम कहीं ना कहीं निकलता है। हो सकता है आपके लिए जो अस्पताल है उसमें गोलियां आपको न मिले, रीएजेंट न रहे, आपको जांच बाहर करवानी पड़े। हो सकता है कि आपके इलाज के लिए जो आपको कार्ड मिला है उस कार्ड से अस्पतालों को समय पर भुगतान न मिले और वो मना कर दें आपका इलाज करने के लिए। हो सकता है आपके बच्चों को स्कूल में सुबह का नाश्ता न मिले। हो सकता है कि रेलगाड़ी में आपसे जो अंधाधुंध ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है वो जारी रहे। कई तरह की चीज़ें हो सकती है। सरकार की जेब तो एक ही रहती है, उस जेब से अगर वो राजनीतिक घोषणाओं को पूरा करती है तो जाहिर है कोई ना कोई ठोस योजनाएं जो हैं उनमें कटौती होती है। ये तो एक अच्छी बात है कि पिछले 10 साल में देश की कुल मिलाकर जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी कहलाता है, कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था है, वो दुनिया के बहुत से दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर चल रही है। ये एक अलग बात है। आलोचक तुरंत मुझको दबोचेंगे इस बात को कहने के लिए, इसलिए मैं पूर्ण विराम लगाए बिना कॉमा लगाकर आगे की बात कह रहा हूँ। ये एक अलग बात है कि इस देश में सबसे अमीर लोग जो हैं, जो 1%, 2% सबसे अमीर हैं वो, और जो नीचे की आधी आबादी जो गरीब है वो, इसके बीच फासला बढ़ते चल रहा है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, अरबपति बढ़ते जा रहे हैं। जाने क्यों हर बरस हजारों करोड़पति हिंदुस्तान छोड़कर भी जा रहे हैं, एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। अगर अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है तो हर बरस हजारों करोड़पति छोड़कर क्यों जा रहे हैं। शायद ये रफ्तार पिछली सरकारों के मुकाबले अभी कुछ अधिक है। लेकिन मैं फिर चुनावी घोषणाओं के ऊपर लौटता हूँ। क्या इसके ऊपर कोई रोक लगनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, और बीजेपी से जुड़े हुए अश्विनी उपाध्याय नाम के वकील ने अपने केस की बहस करने के लिए एक दूसरे वकील को सामने रख के ये पिटीशन लगवाई है, और सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। शायद मुख्य न्यायाधीश के साथ 2 और जज हैं, 3 जजों की बेंच इसको सुन रही है। क्या लगता है आपको? जो स्थापना व्यय सरकार का है, जिसको कम नहीं किया जा सकता, पेंशन भी शामिल है उसमें, हो सकता है उसका बोझ बढ़ जाए कई राज्यों पे। क्या किया जाना चाहिए? एक दीर्घकालीन विकास पे कितना खर्च किया जाना चाहिए और तात्कालिक जन कल्याण पे कितना पैसा जाना चाहिए? आज मेरा पेट भरने के लिए चावल मिले, रात को मेरे घर में बिजली मिले,
सुबह शाम 2 वक्त मेरे घर पे नल का जो पाइप आया है उससे मुझको पानी मिले, स्कूल में मेरे बच्चे को दोपहर का खाना मिले, सुबह का नाश्ता मिले। क्या क्या मिलना चाहिए गरीबों को, जो उनका हक है। एक मानवीय स्तर पर आने के लिए जो जरूरी कितना होना चाहिए। मान लीजिए सरकार के पास स्थापना व्यय के बाद में 30%, 40% पैसा बच रहा है, कई जगह 20% भी बच रहा है। उसको कैसे खर्च करें, जन कल्याण पे कितना हिस्सा जाए, फ्रीबीज या चुनावी घोषणाओं पे कितना फीसदी जाए, क्या उसके ऊपर एक सीलिंग लगाई जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट सरकारों से, पार्टियों से, चुनाव आयोग से तय करके कहे कि आप जो मुफ्त में देने की घोषणा कर रहे हो पहले एक बजट बना के बताओ कि जो पिछला बजट है राज्य का उस बजट में कैसे ये चीज़ें फिट बैठती हैं, जनता के सामने रखो, वेबसाइट पे डालो, चुनाव आयोग में सबमिट करो। क्या राजनीतिक दलों से ऐसा कहा जाना चाहिए कि चुनावी घोषणा के पहले पूरा प्लान बना के सबमिट करो? क्या ऐसा कहा जाना चाहिए? क्या ये राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता में कहीं कोई बाधा होगी? क्या होगा, क्या किया जाना चाहिए? क्या देश में दीर्घकालीन विकास को छोड़ देना चाहिए? क्या सरकारों को, राजनीतिक दलों को कुल 5 साल के लिए सब कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि 5-5 साल में चुनाव होते हैं, तो क्या कुल 5 साल का सोचना चाहिए? एक वक्त था मनमोहन सिंह के समय तक, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले तक इस देश में एक योजना आयोग हुआ करता था। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री वहाँ जाकर अपने राज्य की अर्थव्यवस्था, अपने राज्य की योजनाएं इसको पेश करते थे। वहाँ देश के बड़े दिग्गज अर्थशास्त्री बैठे रहते थे, उनके साथ बातचीत होती थी। लेकिन योजना आयोग को नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। तो अब कहाँ पे लोग चर्चा करें? कौन सा ऐसा मंच है, कौन सी ऐसी संस्था है जिसमें बैठकर राज्य और केंद्र आपस में बात करें? जैसे योजना आयोग रहता तो सुप्रीम कोर्ट आज उसकी भी राय ले सकती थी। योजना आयोग बतलाता है आपके पास तनख्वाह देने को पैसा नहीं है, आप फ्री बिजली दोगे तो केंद्र सरकार आपकी मदद नहीं करेगी, आपको अपने आप को अनुशासन में रखना पड़ेगा, ऐसा योजना आयोग बताता था। आज कौन बताता है मुझको ठीक से नहीं मालूम है। मैं योजना आयोग को देखते हुए ही बड़ा हुआ था तो वही मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बतलाता हूँ कि जो मुफ्त के तोहफे कहलाते हैं, रेवड़ी, फ्रीबीज, इसके जन कल्याणकारी योजनाएं, इसको लेकर राजनीतिक दलों में एक भरोसा रहता है कि हमने इतना कुछ दिया है कि लोग जाएंगे कहाँ अगले चुनाव में हमको वोट दिए बिना। ऐसा ही भरोसा छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में भूपेश बघेल को था कि किसानों की कर्ज माफ़ी की थी, धान देश में सबसे अधिक दाम पर खरीदा था, बिजली शायद 200 यूनिट तक या 100 यूनिट तक मुफ्त में दी थी। जाएंगे कहाँ लोग? गोबर खरीदा था, गोमूत्र खरीदा था, जाएंगे कहाँ लोग? ऐसा उनको लगता था। चले गए बीजेपी की तरफ। अब मुझको जो पता लगा है वो ये है, मैं एक राज की बात आपको बतलाते हुए आज की बात को ख़त्म करता हूँ। मुझको पता ये लगा है कि भाजपा के केंद्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ की अपनी सरकार से कहा है कि आपको चुनाव के लिए, इसके लिए, उसके लिए किसी तरह के चंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई चंदा मत इकट्ठा कीजिए, क्योंकि जब भी चंदा इकट्ठा होता है उसका कई गुना अधिक रियायत जो है कारखानेदारों को, कारोबारियों को देनी पड़ती है। तो कहा गया है आपने 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन देना शुरू किया है, आप दे रहे हैं, लगातार इसको देते रहिए। 70 लाख महिलाओं के वोट से अगर हम अगला चुनाव नहीं जीतेंगे तो फिर बात क्या रहेगी? तो छत्तीसगढ़ सरकार को, मुझको एक भाजपा के एक जानकार ने कहा है, उनको कहा गया है कि ये योजना बहुत बड़ी है, इतनी महिलाओं को लगातार जो फ़ायदा मिल रहा है इससे हम अगले सभी चुनाव में पर्याप्त फ़ायदा पा लेंगे। आप चुनाव के लिए खर्च मत जुटाइए, आप सरकार का टैक्स बढ़ाने की कोशिश कीजिए, सरकार के बजट में पैसा दिखना चाहिए, सरकार के खजाने में पैसा आना चाहिए। पार्टी की गुल्लक, पार्टी की तिजोरी को थोड़ा छोड़ दीजिए। अभी
सरकार का टैक्स बढ़ाकर दिखाइए। शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की आबकारी नीति में एक फेरबदल किया गया, जो बाहर की कंपनियों से शराब खरीदने के लिए FL10 लाइसेंसधारी कुछ कारोबारियों को यहाँ बनाया गया था, ताकि उनके मार्फत सरकार बाहर से शराब खरीदेगी। उसमें कुछ पैसा मिलता होगा कारोबारियों को, संगठन को, किसी को। वो फैसला वापस ले लिया गया। अब सरकार सीधे बाहर से शराब खरीदेगी, जो पैसा बचना है सरकार को बचेगा और सरकारी खजाने में वो कमाई बढ़ेगी, ऐसी कोशिश की जा रही है। अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि सरकारी खजाने में पैसा बढ़ाया जाए, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ रही है। भाजपा के दिल्ली के जो नेता हैं उनको लग रहा है कि अगर इतनी जन कल्याणकारी सरकारें चलानी हैं, इतना योजनाओं को जारी रखना है, तो सरकार के खजाने में कमाई बढ़नी चाहिए। तो ऐसा यहाँ किया जा रहा है, ऐसा मुझको भाजपा के ही एक नेता ने मुझको बताया है। सच है कि नहीं है मुझको नहीं मालूम। कोई बुरी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं पार्टी के बारे में और इस सरकार के बारे में। कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है। मेरे कहे हुए में से 10 सेकंड का एक हिस्सा निकाल के वो कहते हैं कि ये फलाने के खिलाफ है या फलाने के पक्ष में है। जब मैं लंबी बात कहता हूँ तो उतने छोटे छोटे टुकड़ों में मेरी बात का संदर्भ नहीं निकाला जा सकता। जिसको मतलब समझना है उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको पूरा सुनना या देखना पड़ेगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। मेरी अपनी सोच इस बारे में धीरे धीरे विकसित हो रही है कि कितना फीसदी खर्चा जो है इस तरह के चुनावी घोषणाओं में कितना फीसदी रखा जा सकता है और कितना फीसदी चुनावी घोषणाओं से परे रहना चाहिए। क्या राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणा पत्र के समय ही जवाबदेह ठहराया जा सकता है, जिस तरह से उनको कहा जाता है कि आपके खिलाफ कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं, आपकी संपत्ति कितनी है, सोना गहना नकदी बैंक डिपॉजिट कर्जा कितना है, सब बताओ। क्या वैसे ही कहा जा सकता है राजनीतिक दलों को कि आप जो चुनावी घोषणा पत्र ला रहे हैं इसका पैसा इस बजट में कहाँ से आएगा बताओ पहले, और कितना पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखोगे ये बताओ। और ऐसा अगर चुनाव आयोग के नियमों में जुड़ भी जाएगा तो बाद में उस पर अमल करवाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी। बस आज मुझको इतना ही कहना है। एक मैंने आपको राज्य की बात बताई है कि छत्तीसगढ़ सरकार को उसके सरकारी खजाने का पैसा उसकी कमाई बढ़ाने के लिए कहा गया है। आप इस पूरे मुद्दे पे सोच के देखिएगा। मेरी कही हुई ये बात, मेरा ये एडिटोरियल अगर आपको अच्छा लगता है, आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको कैसा लग रहा है। हो सकता है आपकी बात कहीं ना कहीं से घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, वहाँ जजों के ऊपर असर करे, हो सकता है ऐसा। अपने विचार हमेशा सामने रखना चाहिए। लोकतंत्र में हर वोटर, हर नागरिक के विचार मायने रखते हैं। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। आप चला रहे हो तो, बैठे हैं तो, कार चला रहे हैं, दूसरी गाड़ी चला रहे हैं, उसमें सीट बेल्ट है तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। 2 दिन पहले मुझको दिल्ली में मेरे एक दोस्त के एक एक्सीडेंट की खबर मिली है। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, कार चकनाचूर हो गई। महंगी कार थी लेकिन सीट बेल्ट उन्होंने लगाया हुआ नहीं था, तो उसके जो एयर बैग रहते हैं जो बचाते हैं, वो एयर बैग नहीं खुले। महंगी कार थी। तो अगर आप कार में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा कर चलिए, दोपहियों पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर चलिए। अगर कोई स्कूल वाले आपके पहचान के हैं तो वहाँ प्रिंसिपल पर दबाव डालिए कि आपके स्कूल में जो नाबालिग बच्चे दोपहियों पर आते हैं गाड़ी चलाकर, उसको रोकिए। कम से कम, जब तक रोक नहीं सकते तब तक कम से कम उनके लिए हेलमेट अनिवार्य कीजिए। फिर मिलेंगे।